हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको एनिमल फिजियोलॉजी में टॉपिक पढ़ाते हैं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में कि अगर फूडिंग हैबिट के हिसाब से देखा जाए देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, द ऑटोट्रॉफ एज वेल एज द हेटरोट्रॉफ। तो पहले हम आते हैं टॉपिक में न्यूट्रिशन। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? द इंटेक ऑफ द फूड मटेरियल फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेस। हमारी जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं उसको कैरी आउट करने के लिए जो हमको एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी किससे मिलती है? फूड से मिलती है। और फूड मॉलिक्यूल्स को बॉडी में इंटर कराना, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम ऑर्गेनिज्म को देते हैं, दे आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, द ऑटोट्रॉफ एज वेल एज द हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ एंड heterotroph. Auto means self and troph means food. The organism which make their own food with the help of the sunlight is process called the photosynthesis is called the autotroph. All the green plants are called the autotrophs, and the heterotroph they depends on the others. Hetero means different. The organisms which depend on the others for their food materials called the heterotroph. Now कपड़ा कहाँ गया? On the basis of mechanism of food entry, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस कार्ड द फूड हैविंग के आधार पर हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। is the holozoic, parasitic as well as saprophytic. The intake of the food materials either in the form of the solid or liquid, the intake of the whole food materials is called the holozoic nutrition. हिंदी में कहते हैं जंतु संभोजी। एंड द ऑर्गेनिज्म विच टेक देयर फूड मटेरियल्स बाय द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म दे कॉल्ड द पैरासाइट, एंड दिस टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एंड द ऑर्गेनिज्म विच टेक्स द फूड मटेरियल्स बाय द अदर डेड एंड डिके substances is called the saprophytic, and this type of nutrition is called the saprophytic nutrition. अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद हम आते हैं द बैलेंस्ड डाइट। शॉर्ट में आपको ले रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी हम बाद में अलग से करेंगे। The food materials, the diet which contains all the food materials all the nutrients in the balanced amount is called the balanced diet. Then what is nutrients? What is nutrients? The substances which are utilized for the nutrition is called the nutrients. न्यूट्रिएंट्स में आपके कौन कौन से आ सकते हैं? इज द कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। द कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स आर कॉल्ड द एनर्जी प्रोड्यूसर्स. These are energy producers. This is the used for the bodybuilding. As well as the mineral and vitamins are called the metabolic regulators. These are the metabolic regulators, and nucleic acid is the nucleic material. Also called the genetic material. This is the genetic material.
यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हो गए। अब हम सीधे सीधे टॉपिक में आते हैं, डाइजेशन। द मैकेनिज्म ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण। अब जब फिजियोलॉजी में हम आते हैं तो दे आर 5 स्टेप्स इन द न्यूट्रिशन। द फर्स्ट, द इंजेशन इज द इंजेशन। द एंट्री ऑफ द फूड मटेरियल इज कॉल्ड द इंजेशन। नाउ द डाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? The conversion of the macromolecules as well as the complex molecules into the simpler molecules is called the digestion with the help of the enzymes as well as other the physical processes. Now the third is the absorption. What do you mean by absorption? The digested food which is absorbed in the small intestine via the villi, microvilli is called the absorption. And the assimilation, the utilization of the absorbed food materials in the body. क्या यूज है उस फूड का? दिस कॉल्ड द assimilation. And last is called the egestion. The removal of the waste material is called the egestion. अब इसमें जो मेन टॉपिक है हमारा डाइजेशन। हम डाइजेशन में आते हैं। ह्यूमन पढ़ रहे हैं हम, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन है, 2 पार्ट में स्टडी करते हैं इसमें डाइजेशन को। पाचन किसमें इसमें स्टडी करते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। दिस द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इट कंप्राइजेस द एलिमेंट्री कैनाल, एज वेल एज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। This is the digestive glands. Now, what is the alimentary canal? It is 8 to 10 meter long, coiled structure which initiate from the mouth up to the anus. तो मनुष्य के माउथ से एनस तक की पूरी जो स्ट्रक्चर है, coiled structure है, hollow structure, that is called the alimentary canal in which the food enters. As well as digestive gland में the associated glands help in the digestion but the food cannot enter into it. The digestive glands में क्या क्या आता है आपके पास? This is the salivary glands, this is the salivary gland, as well as liver, as well as the pancreas. These are into the डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे। हम आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज 8 to 10 मीटर लॉन्ग, coiled structure, coiled and hollow structure. 8 to 10 meter long, hollow, coiled structure and differentiated into, किसमें differentiate किया है? Differentiated into 4 parts. 4 पार्ट में differentiate किया है। कौन कौन सा? First, the mouth and buccal cavity. The next is the esophagus. The third part is the stomach and the last part is the intestine. Mouth and buccal cavity, esophagus, stomach and intestine. हम एक एक स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले आएंगे माउथ एंड बक्कल कैविटी में। ओके, द फर्स्ट इज द माउथ एंड बक्कल कैविटी। माउथ एंड
buccal cavity. Now what is mouth? माउथ क्या है यहाँ पर? इट इज द एपिकल एपर्चर. ठीक है, स्मॉल स्लिट है, किसी किसी बीच में है स्मॉल स्लिट बिटवीन टू लिप्स. दो लिप्स के बीच में स्मॉल स्लिट है, दैट इज कॉल्ड द माउथ. चारों तरफ से कवर्ड है, कवर्ड बाई पैलेट. पैलेट कहाँ होता है? जहाँ हमारी टंग ऊपर टच करती है. चीक्स, चीक्स, ठीक है. एंड ग्राउंड फ्लोर पर क्या है? टंग, ठीक, एज वेल एज अदर स्ट्रक्चर्स. अब माउथ में जो मेन पार्ट है कौन सा है? दैट इज कॉल्ड द टंग. What is tongue? It is the fleshy as well as कैसी है यहाँ पर? इरेगुलर सरफेस है, अनइवन सरफेस है एंड फ्री एट द, कहाँ से फ्री है? अपर एंड, जो हमारा टॉप पार्ट है वहाँ से फ्री है. और कहाँ से जुड़ी हुई है? बेसल पार्ट से जुड़ी हुई है. तो फ्लैशी स्ट्रक्चर present at oral cavity, fixed at back side and free in apex, also joined by frenulum lingui at किस साइड से? वेंट्रल साइड. वेंट्रल साइड से फ्रेनुलम लिंगुई से क्या है? जुड़ी हुई है. हाईली मेंसल स्ट्रक्चर है. कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका? आप देखते हैं यहाँ पर. इट कंटेन्स द वेरियस टाइप ऑफ पेपली. दिस द टंग. Therefore, the surface is uneven. It means not the smooth. Contains the various type of. These are the papilli. This is the fungiform papilli, and this is the foliate papilli, and this is the circumvallate papilli. This is the circumvallate papilli. Circumvallate papilli. This is the foliate papilli. This is the fungiform papilli. And these are the various papilli. The tip of it is at the sweet taste. It is responsible for the sweet taste and responsible for the bitter taste, and it is responsible for the salty taste. तो स्वीट है, बिटर है, साल्टी टेस्ट है. दीज पेपिली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्टिंग द वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस. So they are also called the taste papilli, are also called the taste buds. Now what is the other function of the tongue? The tongue secrete the various type of the mucus as well as the digestive juice containing the ptyalin enzyme. And what is the other function of the tongue? It is smooth the oral cavity as well as it help in the mastication of the food as well as it helps in the speaking.
तो बोलने में हेल्प करती है, भोजन को चबाने में हेल्प करती है, लार में सलाइवा में मिक्स करने में हेल्प करती है। इसमें म्यूकस सिक्रीशन होता है, इससे फूड को क्या कर देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं, बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा फूड को क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट करने के अलावा ये माउथ की ओरल कैविटी की सफाई में क्लींजिंग एजेंट है, सफाई में काम आता है। दीज आर वेरियस द फंक्शंस ऑफ द टंग। अब टंग के बाद जो हमारा पैलेट होता है, दिस इज द इनर साइड ऑफ द माउथ। द पार्टीशन बिटवीन द ओरल कैविटी एंड नासल कैविटी इज कॉल्ड द पैलेट। हमारी टंग जहाँ ऊपर टच करती है उसको पैलेट कहते हैं। तो जो पैलेट है उसमें तो दैट इज सपोर्टेड बाय द पैलेटाइन बोन्स एज वेल एज द मैक्सिली बोन्स, जो अपर जा में जो बोन्स हैं उससे सपोर्टेड है, एंड इट इज द पार्टीशन कॉल्ड द पैलेट। तो पैलेट इज द पार्टीशन बिटवीन द ओरल कैविटी एंड द नासल कैविटी। तो जो हमारा ओरल कैविटी है वो नीचे हो जाती है, नासल कैविटी कहाँ है, ऊपर है। तो ये पैलेट से कवर्ड है, पैलेटाइन बोन्स हैं, मैक्सिली बोन्स हैं। आगे का जो पार्ट है जहाँ हमारी जीभ टच करती है, द एपिकल पार्ट ऑफ द पैलेट इज कॉल्ड द सॉफ्ट हार्ड पैलेट एज वेल एज द बैक पार्ट ऑफ पैलेट इज कॉल्ड द सॉफ्ट पैलेट। आगे की तरफ जहाँ जीभ टच करते हैं वहाँ पर हमारा हार्ड पैलेट होता है, और जैसे जैसे जीभ को पीछे की ओर ले जाते हैं सॉफ्ट पैलेट कहता है। एंड द आउटर मोस्ट एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड द उव्यूला। जो लास्ट का पार्ट है उव्यूला के रूप में उभरा हुआ होता है, और फिर ये ओरल पैसेज से होता हुआ यहाँ पे लास्ट में कहाँ खुलता है, ईसोफेगस में खुलता है। अब हम माउथ में आते हैं। टंग के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉल्ड द डेंटिशन। दंत विन्यास जिसको कहते हैं, डेंटिशन। द अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इज कॉल्ड द डेंटिशन। There are two types of the teeth, the horny teeth as well as the real teeth. The horny teeth originate from the epidermal surface. Epidermal part से originate होते हैं, that is called the horny teeth. जो डगबिल प्लेटिपस वगैरह होते हैं इसमें horny teeth पाए जाते हैं। But the mesodermal origin इज फाउंड द रियल टीथ। जो रियल टीथ होते हैं उसमें मीसोडर्मल ओरिजिन होती है। रियल टीथ ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं। दे आर 3 क्राइटेरिया फॉर द टीथ इन द ह्यूमन बींग्स, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन बींग्स के जो टीथ हैं वो कहाँ सपोर्टेड होते हैं, जॉ सॉकेट में। जॉ सॉकेट कहाँ होते हैं, हमारे बोन्स में। बोन्स में जो अपर जा है लोअर जा है दोनों में जो बोन्स के सॉकेट हैं, और बोन्स सॉकेट में हमारे टीथ धंसे हुए हैं। तो 3 कंडीशन होती है, आपने नाम सुना है गर्त दंती, द्विवार दंती, एज वेल एज विषम दंती। गर्त दंती कहां पर हमारे दांत सेट हैं, गर्त में, ऑन द बोनी सॉकेट ऑफ द जा इज कॉल्ड द गर्त दंती। तो जबड़े का कहाँ धंसा होना, यहाँ पर दांतों का जबड़े के जबड़े की जो हड्डी है उसके गर्त में फिट होना, दैट इज कॉल्ड द गर्दंती कंडीशन। द्विवार दंती इज कॉल्ड द डाइफ्यूडोंट कंडीशन। डाइफ्यूडोंट इट मीन्स द टीथ ओरिजिनेट ट्वाइस इन लाइफ। जीवन में 2 बार दांतों का निकलना। फर्स्ट जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड द मिल्क टीथ, और जो सेकेंड टाइम ओरिजिनेट होते हैं दैट इज कॉल्ड द परमानेंट टीथ, इज आल्सो द डाइफ्यूडोंट कंडीशन एज वेल एज द हेट्रोडोंट कंडीशन। हेट्रोडोंट मीन्स the presence of the teeth on the various basis of the function। तो हमारे जो दांतों का अलग अलग फंक्शन है उनका अलग अलग साइज और शेप है। तो विषम दंती में there are 4 types of teeth in the human beings, that is called the incisor, canine, premolar and molar। हिंदी में हम कहते हैं कृंतक, इंसिजर को कहते हैं, कैनाइन को रत्नक कहते हैं, प्रीमोलर को अग्र चवर्णक कहते हैं, एंड मोलर को चवर्णक कहते हैं। तो ये जो प्रीमोलर और मोलर है ये इसको हम डाढ़ कहते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर द मेस्टिकेशन एज वेल एज ग्राइंडिंग ऑफ द फूड मटेरियल्स। द इंसिजर कृंतक, आगे जो टीथ होते हैं इंसिजर कृंतक कहलाते हैं। जैसे एप्पल को कुतरने का काम जो होता है वो हम इंसिजर से करते हैं। और कैनाइन जो फ्लैशी एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, उसमें कैनाइन बहुत लंबे होते हैं, लॉन्ग, जैसे आपको कुत्ते में और शेर में दिखाई देते हैं। और ह्यूमन बींग्स में जो कैनाइन है, चूँकि हम लोग ओमनीवोरस हैं ना कि कार्निवोरस हैं, इसलिए हमारी जो कैनाइन की शार्पनेस है वो कम हो गई है।
तो कैनाइन पाए तो जाते हैं साइड में, लेकिन उसकी शार्पनेस कम हो गई है, लेकिन ये मोस्टली चीरने फाड़ने के लिए होते हैं। अभी भी जब किसी चीज़ को चीरना होता है, फाड़ना होता है, तो कैनाइन टीथ यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो गर्दंती, द्विवारदंती, विषमदंती दशा है उसको हम टीथ फार्मूले से समझ सकते हैं। व्हाट इज टीथ फार्मूला? टीथ फार्मूला, दंत सूत्र। तो दिस इज द अपर जा and this is the lower jaw. Now the number of teeth in the half part of the upper jaw upon the number of teeth in the lower part of the lower jaw, half part of the lower jaw into 2. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर this is the incisor symbolized by I is the canine, this is the premolar and this is the molar. These teeth are arranged on the अपर जा, तो हाफ पार्ट में अरेंज हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देखते हैं दीज 3 आर द मोलर्स, दीज 2 आर द प्री मोलर्स, दिस इज द कैनाइन एंड दिस इज द इंसिजर। आप देख रहे हैं यहाँ पर द नंबर ऑफ टीथ इन हाफ पार्ट ऑफ अपर जा, हाफ पार्ट ऑफ अपर जा upon the number of teeth in half part of lower jaw into 2. तो आप देखें यहाँ पर जो मिल्क टीथ फार्मूला है हमारे यहाँ पर, तो मिल्क टीथ अलग होगा, परमानेंट टीथ अलग होगा। जो द फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ फार्मूला इज 2102 into 2. It means is the incisor, it is the canine, it is the premolar, it is the molar. सीरियल से हैं। अगर हम ठीक सेंटर से देखना शुरू करते हैं तो सेंटर में हाफ पार्ट में, आप सेंटर से किस तरफ जा रहे हैं? पेरीफेरल की तरफ जा रहे हैं। तो 2 इंसीजर हैं, एक कैनाइन है। इन इन्फेंट्स, छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते, इसलिए प्रीमोलर क्या है? 0 है, और मोलर कितने हैं? 2 हैं। तो 2102 अपॉन 2102, तो आप ऐड कर लीजिए 213, 255, 5 2 10, 10 2 20, there are 20 teeth in the milk teeth formula. Now is the permanent teeth formula. The formula is a permanent teeth formula in adults is called the 2123. आप सीरियल याद रखिए, इज द इंसिजर, इट इज द कैनाइन, इट इज द प्रीमोलर, इट इज द मोलर। तो आप देखिए 2 1 2 3, 2 1 3, 2 5 3 8 16 दूनी 32, दैट 32 टीथ इन द एडल्ट्स। आप काउंट कर लीजिए, इंसिजर में 21 23, दिस इज द 21 23। ठीक है, इसी तरह से इंटू 2 किया हुआ ये हाफ पार्ट आ जाएगा। तो टोटल टीथ कितने हो गए? 32 टीथ हो गए। इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखिए, दिस इज द लास्ट मोलर प्रेजेंट इनटू द कॉर्नर ऑफ द माउथ। तो बिल्कुल जो कॉर्नर पर है, दिस इज कॉल्ड द विजडम टीथ, बट डू नॉट बिलोंग टू द विजडम, कोई विजडम से संबंधित नहीं है। इट इज अ वेस्टिजियल टीथ, तो वेस्टिजियल फॉर्म में है, लेकिन अभी भी ओरिजिनेट होता है विजडम टीथ। इतनी ज़्यादा कॉर्नर पर होता है कि ये मैस्टिकेशन और ग्रिंडिंग में भी इसकी कोई हेल्प नहीं होती। तो नॉर्मली 28 टीथ होते हैं, बट आफ्टर द एज ऑफ 28 22 के बाद एक और टीथ चारों कॉर्नर पर निकलता है, थर्ड मोलर टीथ, दैट इज कॉल्ड द विजडम टीथ। तो विजडम टीथ क्या है कि वेस्टिजियल ऑर्गन है। अभी हमने टंग पढ़ लिया, यहाँ पर टंग के बाद किस में आ गए? डेंटिशन में आ गए, दंत विन्यास में। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, जो हमारा स्ट्रक्चर है टीथ का वो कैसा है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो आपने देखा है कि टीथ हमारे जॉ के सॉकेट में फिट होता है। हमारा जो अपर जा है, लोअर जा है, उसमें जो बोनी सॉकेट है उसमें टीथ फिट है। द स्पेस या मेम्ब्रेन बिटवीन द टीथ एज वेल एज सॉकेट ऑफ जा बोन इज कॉल्ड द पेरीडोंटल मेम्ब्रेन। दिस इज द पेरीओडोंटल membrane consist of periodontal cells.
Now the teeth is divided into the three parts. The basically submerged part which is present inside the bony socket is called the root. जो हमारे हड्डी के गर्त में धंसा हुआ that is the root. And the emerging part जो हमको आसानी से ऊपर से दिख रहा है that is called the crown. And the part between the crown and the root is called the neck, which is present in the gum. मसूड़े के अंदर जो फिट है that is called the neck. Above the neck the crown is present, जो हमको मोस्टली दिख रहा है, और inside the jaw socket the root is present. Now the crown is covered by a layer of the hardest substance in the body is called the enamel, which is made up of the calcium carbonate as well as calcium phosphate. The enamel is made up of calcium carbonate and the calcium phosphate, the hardest substance of the body, and it produces the spark when struck with a iron object. अगर लोहे मारा जाए तो स्पार्किंग होती है, इतना हार्ड सब्सटेंस होता है. And this is present only into the crown area. In the neck and root part, the cementum substance is present. This substance is called the cementum. Now below the enamel as well as cementum, enamel और cementum दोनों के बीच में अगर हम देखते हैं, this is the enamel coated with the red color, and this is the cementum, this is the dark colored area. Now the below the enamel and cementum there is another substance called the dentine. इसके नीचे दूसरा सब्सटेंस है that is called the dentine, which is made up of the odontoblast cells. This is the dentine. Inside the dentine there is a pulp cavity present, which contains the lot of blood vessels as well as the neurons as well as the lymphatic vessels etc. तो जितने भी सेंस सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, सब इसके अंदर प्रेजेंट होती है. दैट इज कॉल्ड द पल्प कैविटी. एंड द सेल्स विच कवर द पल्प कैविटी इज कॉल्ड द, क्या कहते हैं इसको, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, विच कंटिन्यू सीक्रेट्स द डेंटिन. This is the blood capillaries, and inside the pulp cavity the blood capillaries released out the calcium ions as well as the other nutrients absorbed via the blood capillary as well as from the small intestine part. जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी एब्जॉर्ब करते हैं हम डाइजेस्टेड फूड को, उसमें कैल्शियम भी होता है, अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वो सारे ब्लड कैपिलरी के थ्रू जा करके कहाँ जाते हैं, यहाँ पर पल्प कैविटी में जाते हैं. पल्प कैविटी से इसको न्यूट्रिशन मिलता है टीथ को, और कंटिन्यू यहाँ पर डेंटिन फॉर्मेशन होता रहता है. और जो इनेमल है यहाँ पर, वो इनेमल वो एनिमोब्लास्ट सेल से कंटिन्यू बनता रहता है, और इनेमल के कारण ही हमारी जो टीथ रहता है वो क्या रहता है, सेफ रहता है, इन्फेक्शन नहीं हो पाता. लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा इसकी प्रोटेक्शन नहीं करते हैं तो जगह जगह प्लेक्स बन जाते हैं. प्लेक्स माने येलो स्पॉट पड़ जाते हैं टीथ में, और फिर इसके कारण से टीथ क्या होने लगता है, हमारा डिसइंटीग्रेट होने लगता है. Due to the deficiency of the calcium and due to the absence of the proper maintenance, the plaques are present. तो प्लेक्स बन जाते हैं टीथ में, इस कारण से हमारे टीथ पीले हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं. एट सम टाइम्स द इनेमल, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द इनेमल, द टीथ इज ब्रोकन डाउन टू द वेरियस स्मॉल पीसेस. खाते खाते छोटे छोटे पीस के रूप में जो दांत टूटते रहते हैं, वो भी इनेमल के ना बनने के कारण होता है. इसीलिए हमको दांत की प्रॉपर केयर और वेंटिलेशन करना चाहिए. ठीक है, हम टीथ के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फेरिंग्स में. नाउ द अनदर टॉपिक इज द फेरिंग्स. व्हाट डू यू मीन बाय फेरिंग्स? इट इज द ज्वाइनिंग पार्ट बिटवीन द ओरल कैविटी एंड द नासल कैविटी. जो अभी आपको मैंने बताया कि जो पैलेट बन गया है, पैलेट के कारण अपर पार्ट में नासल कैविटी हो गई, लोअर पार्ट में क्या आ गया, माउथ आ गया, ओरल कैविटी हो गई है. तो जो फेरिंग्स है ज्वाइनिंग पार्ट है.
तो दोनों को ज्वाइन कर रहा है, ओरो कैविटी को और नासल कैविटी को, और जहां पर ये दोनों जुड़ जाते हैं दैट इज कॉल्ड द ओरोफेरिंक्स प्लस नासोफेरिंक्स। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द nasal passage and this is the oral passage, where both the passages are meet, it's called the pharynx. Now it is from this joining part the air enters into the lungs via a tube called the trachea. This is the trachea, श्वास नली। इसी से होकर के एयर कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, लंग्स में जा रही है। एंड द ओरल पार्ट या ओरल कैविटी opens into the esophagus. This is a broad muscular tube called the esophagus, also called the food pipe. Esophagus है, food pipe भी कहते हैं, food को कैरी कर रहा है। The upper pore of the esophagus are called the food pipe, is called the gullet. This is called the gullet. And the pore at the top of the trachea is called the glottis. The glottis is the pore through which the air enters into the trachea, as well as the gullet is the pore through which the food enters into the esophagus. अब आप देख रहे हैं दोनों ट्यूब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो कभी कभी जब गलती से हम खाना खाते समय बात करते हैं तो उस समय गलती से फूड कहाँ जा सकता है, ट्रैकिया में जा सकता है। जाना कहाँ चाहिए था, ओरल पैसेज से ऐसे जाना चाहिए था इस पाइप में, और यहाँ से एयर को ऐसे आना चाहिए था, ऐसा क्रॉस करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मिस्टेक से जब फूड ट्रैकिया में आ जाता है तो कंटिन्यू कफिंग, खांसी आती है। कब तक आती है, जब तक कि फूड वापस नहीं आ जाता ग्लॉटिस से होकर के, गलट से होकर ईसोफेगस में, क्योंकि आगे एयर जाने का या आगे फूड जाने का कोई भी पैसेज नहीं है। नाउ दिस इज द ग्लॉटिस एंड द टॉप ऑफ द ग्लॉटिस ए फ्लैप इज प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड द एपिग्लॉटिस। द एपिग्लॉटिस इज द कार्टिलेजिनस फ्लैप which protects the entry of the food material at the time of swallowing. जिस समय हम भोजन को निगल रहे हैं उस समय भोजन को एयर पाइप में जाने से रोकने के लिए ये जो फ्लैप बना हुआ है दैट इज कॉल्ड द एपिग्लॉटिस। तो उस समय हमारा ग्लॉटिस जो घाटी द्वार है, एयर का जो पैसेज द्वार है वो बंद हो जाता है एट द पर्टिकुलर टाइम। तो 1/10 सेकेंड के लिए समय फूड को स्वालो करते हैं, हमारा ग्लॉटिस बंद हो जाता है, तो फिर हमारी सांस रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर जो हमारे लंग्स में वेंटिलेशन हो गया, अंदर जो ऑक्सीजन चली गई है, तब तक उस ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है लंग्स में, इसलिए हमारी सांस नहीं रुकती। अब हम आ रहे हैं, हम डाइजेस्टिव पार्ट चूँकि पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी पार्ट बाद में पढ़ेंगे। ईसोफेगस में आते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ईसोफेगस? इट इज आल्सो कॉल्ड द फूड पाइप विच कैरी द फूड फ्रॉम द, कहाँ से ले जा रहा है, ओरल कैविटी से लेकर के और कहाँ तक पहुँचा रहा है, स्टमक तक ले जा रहा है। किस पार्ट में होता है, थोरैक्स, नेक और थोरैक्स वाले पार्ट से होता हुआ फूड पाइप को ले जा रहा है। और जो ईसोफेगस होता है, द वॉल ऑफ द ईसोफेगस इज हाईली मस्कुलर एंड थिक एंड कंटेन्स द स्ट्राइप्ड एज वेल एज द अनस्ट्राइप्ड मसल्स। स्ट्राइप्ड और अनस्ट्राइप्ड दोनों तरह की मसल्स होती हैं। तो जो अनस्ट्राइप्ड मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती है, हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती। जो स्ट्राइप्ड मसल्स होती है वो वॉलेंट्री होती है, हमारी इच्छा से कार्य करती है। तो जो एपिकल पार्ट होता है, द 1/3 पार्ट ऑफ द ईसोफेगस इज मेड अप ऑफ द स्ट्राइप्ड मसल्स, वाइल द रिमेनिंग लास्ट 1/3 पार्ट इज मेड अप ऑफ द स्ट्राइप्ड एज वेल एज द अनस्ट्राइप्ड मसल्स। तो इन मसल्स के कारण डिपेंड करता है कि हमारा जो ईसोफेगस है वो कितना हमारी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ईसोफेगस जो ओपन हो रहा है किस में आता है, हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, स्टमक में। इट इज़ अ वाइट ट्यूब, ये स्टमक है, वाइट ट्यूब है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर बैग लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। एंड द पाइप इज कंट्रोल्ड बाय ए मसल स्फिंक्टर कॉल्ड द कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, this is a flap. When the esophagus enters into the stomach, this flap control the passage of the food from the esophagus to the stomach, and mostly it prevents the reverse entry
तो रिवर्स एंट्री को नहीं होने देता ताकि फूड केवल ईसोफेगस से कहाँ आ सकता है, स्टमक में आ सकता है। अब स्टमक में देखते हैं, देयर आर 4 पार्ट्स इन द स्टमक। दिस इज द कार्डियक पार्ट, दिस इज द फंडिक पार्ट, दिस इज द कॉर्पस आल्सो कॉल्ड द बॉडी, एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड द पाइलोरिक। जो रूमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं, जो कड चेविंग एनिमल्स होते हैं, जुगाली जो करते हैं, उसमें यहाँ पर कार्डियक, फंडिक और बॉडी और कोपाइलिक में डिवाइड ना होकर ये किस में होता है, कॉर्पस में होता है, ओमेसम में होता है, एबोमेसम में होता है। और इसी कारण से यहाँ पर जो फूड होता है वो रीगैगुलेट होता है, बैक हो सकता है, ताकि वो फिर से ले जा कर के अपने ओरल पैसेज में लेकर उसका मेस्टिकेट करते हैं, जुगाली करते हैं। और जुगाली के बाद जब उसको पूरी तरह से मेस्टिकेट कर लेते हैं फूड को, तो वो वापस आ जाता है। तो वहाँ पर जो स्टमक होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें 3 चैम्बर मिलकर के रूमेन बनाते हैं। और जहाँ रूमेन में उसमें कट चेविंग एनिमल्स में क्या रूमिनेटिंग जो एनिमल्स भी इसलिए कहते हैं, वहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं फॉर द सेलोज डाइजेस्टिंग, और वो सेलोज का क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते रहते हैं। ह्यूमन बींग्स सेलोज डाइजेस्टिंग पावर खत्म हो गई है, क्योंकि हम लोग पहले क्या थे, हार्बीवोर्स थे, अब हम लोग क्या हो गए हैं, ओमनिवोर्स हो गए हैं। नाउ दिस इज द पाइप ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ए फ्लैप आल्सो प्रेजेंट इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक व्हेन ओपन्स इनटू द intestine is called the pyloric sphincter. This sphincter prevents the back entry of the food from the small intestine to the stomach. It means जो कार्डियक स्पेक्टर पेशी है वो केवल ईसोफेगस से फूड को स्टमक में आने देती है, और जो पाइलोरिक इंस्पेक्टर मसल्स है या पाइलोरिक इंस्पेक्टर फ्लैप है वो स्टमक से फूड को केवल कहाँ जाने दे रहा है, इंटेस्टाइन जाने दे रहा है। अब इसकी जो वॉल होती है स्टमक की, इट इज़ हाईली मस्कुलर एंड कंटेन्स द लॉट ऑफ एंजाइम्स एज वेल एज डाइजेस्टिव जूसेस विच कंटेन्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसकी फिजियोलॉजी हम बाद में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कैसे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, अभी हम केवल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। द इंटेस्टाइन लास्ट पार्ट क्या है इसमें, फर्स्ट हो गया माउथ एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी, द सेकंड इज द ईसोफेगस, थर्ड इज द स्टमक एंड फोर्थ इज द इंटेस्टाइन। दिस इज द हॉलो मस्कुलर ट्यूब अप्रॉक्स 7.5 मीटर लॉन्ग, विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द 2 पार्ट्स, द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है कैसे डिवाइड करते हैं, the small intestine is approx 6.5 meter long, but the diameter is very narrow in comparison to the large intestine, but the large intestine is 1 to 1.5 meter long, but the diameter is much more than the small intestine. तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा है लेकिन लेंथ कम है। तो अगर कोई कमरे में बहुत बड़ा सा एक जो है डंडा पड़ा हुआ हो, एक मोटा 1 फीट का, तो वो आपको तुरंत दिखाई देगा। और अगर मशीन का धागा कहीं पड़ा हुआ हो 20-30 मीटर लंबा भी होगा, लेकिन उसका चूंकि डायमीटर इतना कम होता है कि वो पड़ा होगा तो हो सकता है इजली आप ऑब्जर्व ना कर सके, तो उसी के बेसिस पर इसको स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। अब हम पार्ट पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अगेन डिफ्रेंशिएटेड इनटू द 3 पार्ट, फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया है उसको। क्या कहते हैं, सबसे पहले एक कहते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम को हिंदी में कहते हैं ग्रहणी। ये पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो घर वाली ग्रहणी नहीं, आप देख रहे हैं हिंदी में भी लिखने में अंतर है। जैसा ड्यूडेनम, दिस इज द जेजुनम, इज द क्या कहते हैं इसको, मध्यांतर कहते हैं। और फिर सी पार्ट है इसमें इलियम, शेषांत्र कहते हैं। एक इलियम आपने सुना होगा किसमें, स्केलेटन सिस्टम में, कंकाल तंत्र में, जो पेल्विक गर्डल में बोन होती है इलियम स्टियम प्यूबिस, उसकी स्पेलिंग होती है ILIUM, ये ILEUM, ये शेषांत है। तो ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड द ड्यूडेनम is mainly responsible for the absorption of the digested food as well as the jejunum and ileum. These are all the responsible for the digestion of the food as well as the absorption of the food.
फिर हम आते हैं इसमें द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. These are called the intestinal villi. These are folds of the submucosa, contains the Brunner's gland. Brunner's glands as well as intestinal glands. These are the intestinal glands, also called the crypts of Leverkusen. Crypts of Leverkusen. The folds of the mucosa, which is the wall of the intestine, contains the various folds are called the crypts of Leverkusen, which contains the various intestinal glands which secrete the intestinal juice, as well as the folds of the submucosa makes the Brunner's gland that is responsible for the म्यूकस सिक्रीशन. केवल म्यूकस सिक्रीशन के लिए ब्रूनर्स ग्लैंड होती है. किससे बनती है? सब म्यूकोसा से बनती हैं. और इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन होती है म्यूकोसा, उसकी जो फोल्डिंग है मेम्ब्रेन की, उससे क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकुहेन कहते हैं. उसमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती हैं, एज वेल एज द लार्ज इंटेस्टाइन. दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन. Small intestine opens into large intestine via the ileocecal valve. Ileocecal valve. This is the opening, this is the connecting point between the small and large intestine, and the large intestine is differentiated into the three parts called the cecum, colon, and rectum. Cecum is the first part of the large intestine, which contains a narrow blind tube called the vermiform appendix. What is the function of vermiform appendix? This is the vestigial part of the large intestine in the human beings, which digest the cellulose in the ancestors. हमारे ancestors में cellulose digest करता था due to containing of the cellulose digesting enzyme. क्योंकि हमारे जो ancestors थे वो क्या थे? यहाँ पर हर्बीवोर्स थे, शाकाहारी थे, घास फूस खाते थे, तो उनमें सेलोज पाया जाता था. ग्रास की सेल वॉल में आपको पता है प्लांट की सेल वॉल में सेलोज होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर सेलो डाइजेस्टिंग एंजाइम थे, और सीकम वेल डेवलप था. अब सीकम में एक पार्ट जो वेस्टिजल फॉर्म में निकला है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स. इट इंडिकेट्स दैट आवर ओरिजिन इज फ्रॉम द हर्बीवोर्स. मनुष्य की जो ओरिजिन हुई है वो हर्बीवोर्स से हुई है, क्योंकि अभी वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स के रूप में वेस्टिजल फॉर्म में क्या पाया जा रहा है? सीकम पाया जा रहा है. नाउ आफ्टर द वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर डाइजेशन, द नेक्स्ट पार्ट इज द कोलन, जो हमारा यहाँ पर असेंडिंग पार्ट होता है. दिस इज कॉल्ड द कोलन. And the last part is called the rectum, malacia. The rectum is the last part of the large intestine, and the large intestine only absorb the extra minerals as well as water from the undigested food, and the undigested food is released out via this tube is called the rectum, whose opening is called the anus. And the wall of the rectum is the wall of rectum, contains many haustra. जो रेक्टम की वॉल होती है contains of many haustra, which specialized the shape of the excretory materials. जो हमारा इजेशन में जो excretory material जो रिलीज हो रहा है आफ्टर डाइजेशन, उसको क्या कर रहा है? एक निश्चित शेप दे रहा है. एंड द वॉल ऑफ द haustra contains a blood vessel called vein as well as a deep artery, and due to the pressure the vein and artery burst out, and the disease is called the piles. नाम सुना है आपने? बवासीर. यही जो हमारी रेक्टल मसल्स हैं, इसी की जो मसल्स के अंदर जो आर्टरी और वेन्स होती है उसमें प्रेशर के कारण वो बर्स्ट कर जाती हैं, और दैट इज कॉल्ड द पाइल्स, ब्लडी पाइल्स. तो ब्लड आता है एक्सक्रीटरी मटेरियल के साथ साथ. और जो लास्ट पार्ट है एनस का, एनस इज
controlled by a muscle, fold of muscles called the anus sphincter muscles. तो ये जो एनल स्फिंक्टर मसल्स हैं, इट इज मेड अप ऑफ द स्ट्राइप्ड एज वेल एज अनस्ट्राइप्ड मसल्स. ऐच्छिक पेशियां भी अनैच्छिक भी हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल के कारण धीमे धीमे ये मसल्स क्या हो जाती हैं, यहाँ पर वॉलंटरी हो जाती हैं. लेकिन जब पाइल्स होता है तो ये एनल स्फिंक्टर मसल्स उस पोर को ठीक से बंद नहीं कर पाती, तो हमारा जो एक्सक्रीटिव मटेरियल है, इजेस्टेड मटेरियल्स है, वो किसी भी समय शरीर से बाहर निकल जाता है. दैट इज कॉल्ड द पाइल्स. हम आते हैं यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में. अभी तक हमने आपको पढ़ाया एलिमेंट्री कैनाल. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में तीन पार्ट हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. क्या डिफरेंस है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में? These are related with the digestion and the food cannot enter in these glands. They only secrete the digestive juice which enters into the alimentary canal. तो ऐसी ग्लैंड्स जिनमें फूड इंटर नहीं करता वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहलाती हैं, और ये जो जूस सीक्रेट करती हैं दैट इंटर्स इनटू द एलिमेंट्री कैनाल विच हेल्प इनटू द डाइजेशन. तो डाइजेशन में हेल्प करने वाली ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, लेकिन में फूड इंटर नहीं करता. ये जूस सीक्रेट करके कहाँ पहुँचाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में. तीन एग्जाम्पल है इसमें. एक है यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरा है हमारा पर लीवर, एंड थर्ड इज द पेनक्रियाज. हम तीनों पढ़ते हैं अलग अलग. व्हाट इज सलाइवरी ग्लैंड? विच इज प्रेजेंट इनटू द ओरल कैविटी. जो हमारी ओरल कैविटी है उसमें सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है. 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट द ह्यूमन बींग्स. कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज द सबलिंगुअल ग्लैंड. दिस इज द सबलिंगुअल ग्लैंड. दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, which secrete the digestive juice, as well as this is the submandibular gland. This is the medium sized gland, submandibular gland. All the glands are in the pair, 3 pair होती हैं submandibular glands, and opens into the lower jaw or lower teeth by the tube is called the extension duct, as well as this is the parotid gland. This is the largest salivary gland present at the back side of the ear is called the parotid gland. यही पैरोटिड ग्लैंड है जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभी, तो इसके कारण से गलसुआ रोग हो जाता है, मम्प्स रोग हो जाता है. हम कहते हैं मम्प्स, दैट इज ड्यू टू द स्वेलिंग और द इन्फेक्शन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स, और ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है. कोई भी एंटीबायोटिक आप लेंगे 24 घंटे में पैरोटिड ग्लैंड अपने आप इसकी स्वेलिंग कम हो जाएगी, और जो कान के पास आपके दर्द हो रहा है वो खत्म हो जाएगा. तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स है ये अपर जा में, ये जो हमारे टीथ यहाँ पर लगे हुए हैं, ये दोनों जगह जो टीथ लगे हुए हैं, तो ये अपर टीथ के पास खुलती है. अपर टीथ के पास कहाँ पर कौन कौन से टीथ होते हैं? इंसीजर, कैनाई प्रीमोलर और मोलर सेकेंड इंसीजर पर खुलती है. और जो सब मैंडिबुलर है ये हमारे कहाँ पर खुल रही है बताइए? इंसीजर, कैनाई, प्रीमोलर, मोलर, मोलर टीथ के पास खुल रही. तो दीज आर द 3 पेयर ऑफ द salivary glands, the sublingual, submandibular and the parotid glands. All these salivary glands secrete the watery liquid called the saliva, which contains approx 98% water, approximately sometimes 99% water, and 1 to 1.5% the salts, gases, mucin means श्लेष्म etc etc. फंक्शन आपको पता है सलाइवरी ग्लैंड का, जो सलाइवा सीक्रेट कर रहे हैं, दैट कंटेन्स द टाइलिन एंजाइम विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, एज वेल एज इट सीक्रेट द म्यूसिन विच क्या करता है? मॉइस्चन द फूड. अब हम आते हैं लीवर में. दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एज वेल एज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. कहाँ पाया जाता है? डार्क ब्राउन कलर का होता है, चॉकलेटी कलर का होता है. किस जगह प्रेजेंट है लीवर? एबव द स्टमक, स्टमक के ऊपर पाया जाता है. एंड द लीवर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, also called the left lobe and the right lobe. This is the left lobe and this is the right lobe. The both lobe is differentiated या divided by a membrane. Now the right lobe is much more larger in size and differentiated into the 3 parts. This is called the
caudate lobe, and this is called the caudate lobe, and this is called the main right lobe. तो ये मेन राइट लोब है, मेन राइट लोब. दिस इज कॉल्ड द caudate lobe, and this is called the caudate lobe, and this is the gallbladder. Gallbladder is present at the lower side of the right lobe, which contains the digestive juice, also called the bile juice, secreted by the liver. Now the liver internally it is differentiated into the various lobules. The lobe is differentiated into the lobules, and each lobules is covered by a membrane called the Glissen's membrane. This is the Glissen's membrane, which protects the which covers the lobules of the liver lobe. Now this is the lobules of the liver. This is the hexagonal in structure, and each lobule contains thousands of the hepatocyte cells. These are the hepatocyte cells. जो lobules है वो hepatocyte cells से बना है, and this is the central pyramid, and all the 6 corners contains the hepatic portal vein, is called a portal triad, which contains the hepatic vein, hepatic artery, as well as interlobular artery. This is the hepatic vein. Hepatic word is used for the liver. Hepatic vein, hepatic artery, as well as intralobular artery, and various phagocytized cells called the Kupffer cells also present in the lobules of the liver. Kupffer cells, they help in the phagocytization of the harmful substance in the body. जैसे ही बॉडी में कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ जाता है तो हमारे लीवर की कफर सेल्स उसको क्या करती हैं, डैमेज कर देती है, फैगोसाइटाइज कर देती हैं. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीवर? जो सारे फंक्शन आपने पढ़े यहाँ पर लीवर के, तो कंसाइज अकाउंट में क्या लिखेंगे? द सिक्रीशन ऑफ द जूस, सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस. बाइल जूस सिक्रीट करता है, सिक्रीशन ऑफ बाइल. Approximately 1 to 1.2 liter bile juice secreted per day, and it is the light green color, bluish green color substance which contains the water as well as the various organic and inorganic substance, which contains the various salts, also called the bile salts. And what is the importance of bile salts? It is the sodium taurocholate, sodium taurocholate, and sodium glycocolate, glycocolate. These are the substances, as well as sodium carbonate, sodium bicarbonate, sodium chloride, etc. also present. These are the inorganic substances present in the bile juice, also called the bile salts. तो bile juice secretion हो गया. इसके बाद next पॉइंट है द कफर सेल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेगोसाइटाइजेशन, जो प्रेजेंस ऑफ कफर सेल्स. द थर्ड पॉइंट, द बाइल जूस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वेरियस फैट सॉल्युबल विटामिन्स सच एज द ए, डी, ई एंड के. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीवर इज द ग्लाइकोजेनेसिस, glycogenesis, gluconeogenesis, as well as glycolysis. देखिए कितने फंक्शन हैं. ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस. द कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन इज कॉल्ड द ग्लाइकोजेनेसिस टेक्स प्लेस इनटू द लीवर सेल्स. जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है बॉडी में, ब्लड में, उन सब को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है लीवर और स्टोर कर लेता है. लीवर एंड मसल्स आर द स्टोर हाउस ऑफ द
glycogen which are formed by the conversion of the glucose into the glycogen with the help of the liver cells. Now what is glycolysis? At the time of fasting, जिससे आप व्रत रहते हैं, आपको एनर्जी की जरूरत होती है, the glycogen is again converted into the glucose. This process again takes place into the liver. तो लीवर में ही ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, जिसमें ग्लाइकोजन कन्वर्ट किया जा रहा है, वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है. दिस इज कॉल्ड द ग्लाइकोलिसिस. नाउ व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? सपोज करिए पूरी बॉडी में आपके ग्लूकोज खत्म हो गया है. अब ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, अब ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया. आपके ग्लाइकोजन, जितना ग्लाइकोजन मसल्स और लीवर में था, सब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया. अब आपको एनर्जी डेफिशिएंसी हो गई, एनर्जी की कमी हो गई, फूड मिल नहीं रहा है आपको. उस समय फास्टिंग का समय है, तो क्या होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस, द फैट एज वेल एज द प्रोटीन is converted into the glucose for the energy production via the new process called the gluconeogenesis. This process again takes place via the liver cells. This is the most important part called the gluconeogenesis. Now the formation of the heparin substance. आपको पता है जो heparin substance का formation होता है. What is heparin? It is an carbohydrate which maintains the liquid nature of the blood inside the body cells. हमारी बॉडी में के अंदर ब्लड को लिक्विड स्टेट बनाए रखने के लिए हिपेरिन एक सब्सटेंस होता है, इसलिए इसे कहते हैं यहाँ पर हिपेरिन को क्या बताइए? एंटीप्रोथाम्बिन. एक होता है जमने को प्रेरित करने वाला, ये क्या कर रहा है? ब्लड को कोगुलेशन से रोक रहा है, तो यहाँ पर एंटी कोगुलेंट भी इसे कह सकते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड द एंटी कोगुलेंट. नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन. नाम सुना है आपने? प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन. दीज आर द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन. इट मीन्स by these proteins the blood clotting takes place after the injury. जब चोट लग जाती है, शरीर के अंदर नहीं, शरीर के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं. after injury when the blood oozes out, then the prothrombin and fibrinogen which is formed inside the liver cells becomes active and responsive for the blood clotting. तो ये सब्सटेंस बना रहे हैं. इसके अलावा विटामिन B12 के फॉर्मेशन के लिए भी हमारा लीवर सेल्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल है. सबसे इंपॉर्टेंट एक फंक्शन और है लीवर का, डिटॉक्सिफिकेशन. व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन? इस समय वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसी शब्द की जरूरत है, डिटॉक्सिफिकेशन, कि हमारे शरीर से जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस उसको डिटॉक्सिफाई कर रहा है लीवर. कैसे डिटॉक्सिफाई कर रहा है? हमारे शरीर में जो आफ्टर द डीएमिनेशन क्या बनता है? अमोनिया बनता है. तो अमोनिया एंड CO2 कंबाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ द यूरिएज एंजाइम विच इज कैरीड आउट इनटू द लीवर सेल्स एंड मेक द यूरिया. इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया. अभी यही यूरिया हमारे बॉडी में डिजॉल्व होता है, वाटर में तो यूरिन बनता है, जिसको हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा बाहर निकाला जाता है. तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इनटू द लीवर विद द हेल्प ऑफ द अमोनिया एंड CO2 फॉर्म्ड बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ द यूरिएज एंजाइम. तो अमोनिया से यूरिया बना रहा है, तो ये क्या हो रहा है? डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है. इसके अलावा बॉडी में जितने भी एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी होती है एक निश्चित लाइफ स्पैन के बाद आरबीसी डेड होती रहती हैं, तो हमारे आरबीसी में जो मेन सब्सटेंस है हीमोग्लोबिन, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द हीमोग्लोबिन द वेरियस सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विच आर कॉल्ड द बाइल पिगमेंट. एक सब्सटेंस होता है बाइल पिगमेंट. तो हीमोग्लोबिन के डिकम्पोजिशन से सब्सटेंस बनता है द बाइलीरुबिन एंड बाइलीवर्डिन. बाइलीरुबिन एंड बाइलीवर्डिन, these are the substance, these are the intermediate compounds form the decomposition of the hemoglobin which is released by the liver and ultimately via the alimentary canal through the large intestine. तो ये जो बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन है, इसको रिलीज करने का काम कर रहा है. if the bilirubin and biliverdin not secreted by the liver, then the jaundice is formed. अगर ये सीक्रेट नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा?
जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, क्योंकि येलो कलर सब्सटेंस है हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द लीवर। हम आते हैं पेनक्रियाज में। अभी तो 1 घंटा हो गया, ठीक है। द लास्ट टॉपिक इज द पेनक्रियाज। आपको पता है इट इज आल्सो कॉल्ड द मिक्स्ड ग्लैंड and also help into the digestion because they contains the two parts, the exocrine part as well as the endocrine part. The endocrine parts secrete the hormone, वो हम हार्मोन कंट्रोल में पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। द एक्सोक्राइन पार्ट जो अप्रॉक्स 98% पार्ट होता है पेनक्रियास का, वो कैसा होता है, एंडोक्राइन होता है। ये कैसा होता है, स्मॉल फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन द कॉइल्ड ट्यूब्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो एक्सोक्राइन पार्ट है इसमें ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड द पेनक्रियाटिक जूस। इट कंटेन्स द लॉट ऑफ एंजाइम्स विच हेल्प इनटू द डाइजेशन। अब इसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस में कौन कौन से एंजाइम हेल्प होते हैं, कौन कौन सा एंजाइम का कैसा फंक्शन, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।